आज हम पढ़ने वाले हैं भारत। भारत में कृषि एवं सिंचाई, यह पाठ 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पाठ कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है भारत कृषि एवं सिंचाई। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं। आपने अपने गांव में कस्बे में अपने घर और पास पड़ोस वालों को खेतों पर जाते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वे लोग खेतों में क्या करते हैं? क्या कभी आपने अपने पिता या भाई के साथ खेत पर काम करने, जैसे फसल बोने, काटने या अनाज लाने जाते देखा है, या उनके साथ जाते हैं? यह आपके घर या पास पड़ोस वालों का व्यवसाय है, जिसे हम कृषि कहते हैं। अब कृषि किसे कहते हैं आज आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि फसल बोना, काटना, अनाज लाना, अनाज बोना, तो जो इस हिसाब से व्यवसाय होता है उसे हम कृषि कहते हैं। कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कृषि आर्थिक क्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ, क्या आप जानते हैं? कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता। कृषि का मतलब सिर्फ फसल उत्पन्न करना नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी आता है। तो इसका मतलब अगर आपसे कभी कोई की कृषि, तो कृषि का मतलब सिर्फ फसल उत्पन्न करना या खेती करना नहीं होता है, बल्कि कृषि में आपका पशुपालन भी आ जाता है, कृषि में आपका मुर्गी पालन भी आ जाता है, मधुमक्खी पालन भी आ जाता है, रेशम कीट, झींगा पालन, बागवानी, मत्स्य पालन भी, ये सभी इसी में आ जाते हैं, कृषि में ही आते हैं। ठीक है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। तो दिमाग में अपने रखिएगा कि पशुपालन के अंतर्गत वे पशु आएंगे जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। सोचिए, सबसे पहले लोगों ने खेती करना क्यों प्रारंभ किया होगा? पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। इसे जानने के लिए आप अपने घर या गांव के बड़े बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि उनकी खेती करने का क्या तरीका था। अब आप गांव के लोग खेती कैसे करते हैं? पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब आप इस कार्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग देखते होंगे। ट्रैक्टर कृषि का आधुनिक उपकरण है। ठीक है, यहाँ पर खेती का पुराना तरीका है जहाँ पर कृषि करते हुए किसान को बैल के द्वारा खेत को जोतते हुए दिखाया गया है, और यहाँ पर खेती का आधुनिक तरीका है जहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो खेत को जोत रहा है। आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इससे उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं? ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। मतलब आपका दिन का खर्चा चल जाए, दिन में जैसे सब्जी हो गया खा सके, 2 वक्त की रोटी आ सके, परिवार जीवित रह सके, तो ऐसे खेती, ऐसे पैदावार जिसमें आपकी सिर्फ दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। पता कीजिए कि आपके गांव या कस्बे में लोग कौन कौन सी फसलें बाजार में बेचने के लिए पैदा करते हैं। तो खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए आपने फसल उगाया, ठीक है, आपने खाया उसको, लेकिन आप खाने के लिए नहीं बल्कि उन फसलों को बाजार में बेचने के लिए पैदा कर रहे हैं। तो आप ये पता करिए कि आपके गांव में या कस्बे में लोग कौन कौन सी फसलें बाजार में बेचने के लिए पैदा कर रहे हैं। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, कृषि केवल स्थानीय आवश्यकता हो, या तो आप ये समझिए कि दैनिक आवश्यकता हो, उसको पूरा करने के लिए जो किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं निर्वाह कृषि। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। बात समझ में आया होगा। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। तो अगर आपको फसल विशिष्टीकरण पूछे या निर्वाह कृषि या व्यापारिक कृषि तो आपको समझ में आ गया होगा। निर्वाह कृषि का मतलब स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। लेकिन
उस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल को बेचना हो तो उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 54.6% लोग कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों, है ना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा दिया गया है, उसमें लगे हुए हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17.8% कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। देश की कुल राष्ट्रीय आय मतलब देश में कुल कितना आय हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, वो कृषि से 17.8% प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विशिष्ट विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आपको पता ही है हमारे देश में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हैं, तो हर जगह पे हर प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 भागों में रखा गया है, 3 वर्गों में रखा गया है। खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, पेय एवं बागाती फसलें। इन तीनों को देखेंगे। जो खाद्यान्न फसलें हैं उसमें गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि आते हैं। खाद्यान्न फसल मतलब जो खाने वाली फसलें हैं। नकदी फसल में जैसे गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, ये सभी नकदी फसलें आते हैं। पेय एवं बागाती फसलें जिसमें चाय, कहवा, है ना, रबड़, गर्म मसाले आदि, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। इसमें लिखा क्या गया है कि अपने परिवेश में पैदा होने वाली, अपने परिवेश में, अपने परिवेश में पैदा होने वाली, पैदा होने वाली फसलों की जानकारी, फसलों की जानकारी करके अलग अलग वर्ग में इनकी सूची बनाएं। अलग अलग करके इनकी सूची बनाएं। तो चलिए एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे ये क्रियाकलाप दिया गया है कि अपने अपने परिवेश में पैदा होने वाली फसलों की जानकारी इकट्ठा करके अलग अलग करके सूची बनाएं। ये आपका काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अपने गांव के आसपास के लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते और काटते देखते हैं, है ना। पता कीजिए कि बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ कितने प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। अगर आप अभी यूपी में हैं तो आप देखते होंगे कि कभी गेहूं लोग बोते हैं, तो कभी धान लोग बोते हैं, तो कभी मक्का लोग लगा देते हैं, कहीं रहर लगा देते हैं। किसी इलाके में आपको कपास की खेती करते हुए मिल जाएंगे लोग, किसी इलाके में आपको अरहर, चना और मटर, ये सब की खेती करते हुए दिख जाएंगे लोग। तो सब जहाँ पर अलग अलग समय के लिए अलग अलग जो है प्रकार की फसलें बोई जाती हैं और अलग अलग समय पे सब काटे जाते हैं। तो आप ये पता कर सकते हैं आप अपने क्षेत्र में। तो कृषि फसलों के प्रकार, अब हम उन्हीं की बात करेंगे। कृषि फसल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रबी की फसल। क्या है? रबी की फसल। अगर जहाँ पर स्पष्ट नहीं होगा मैं वहाँ पर लिख दूंगा। ये लिखा हुआ है रबी की फसल। रबी की फसल में समय क्या है? तो कहेंगे जाड़े के प्रारंभ में बोना और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना। तो रबी की जो फसल होती है उसका समय होता है जब जाड़ा प्रारंभ होता है, तब उस समय बोया जाता है। आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी है। तो काटा कब जाता है? जब ग्रीष्म ऋतु होता है, प्रारंभ होता है, तो उस समय ये काटे जाते हैं। अच्छा, कौन कौन सी फसलें हैं जो रबी की फसल में आते हैं? तो कहेंगे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई, ये सभी रबी की फसलें हैं। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। अगला है खरीफ की फसल। खरीफ की जो फसल है इसका जो समय कब है? तो कहेंगे वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटा जाता है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो कहेंगे धान हो गया, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि, ये सभी खरीफ की फसलें हैं और इस समय जो है वर्षा ऋतु के समय प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। इसके बाद है जायद की फसलें। हो सकता है आपको स्पष्ट न दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जायद की फसलें। जायद की फसलें, इसका जो समय होता है, इसका जो समय होता है वो कब होता है? तो कहेंगे मार्च अप्रैल में बोया जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ सब, मार्च अप्रैल में बोना
उपज तैयार हो जाने पर, और जब भी ये उपज तैयार हो जाए, उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना। तो यहाँ पर इसका अंत कहीं कटाई का समय नहीं दे रखा है, तो बस ये ध्यान रखना कि जो जायद की फसलें होती हैं वो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जैसे ही तैयार हो जाए उनको काट लिया जाता है। कौन कौन सी फसलें इसमें आती हैं, तो कहेंगे इसमें आता है जैसे तरबूज हो गया, है ना, और क्या हो गया, ककड़ी हो गया, ककड़ी, और क्या हो गया, सब्जियां जो इस समय की होती हैं वो सभी। तो इस समय हिसाब से आप कह सकते हैं आदि लिख दीजिए। तो ये होती हैं जायद की फसलें। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये तीनों फसल के विषय में पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए अपने देश की मुख्य उपज, हमारे देश की जो मुख्य उपज है वो क्या क्या है, तो कहेंगे चावल, गेहूं, एक मिनट ये कौन सा कलर है, चावल, गेहूं, दाल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट, ये सभी जो है अपने देश की मुख्य उपज हैं। तो इन सभी के विषय में हम लोगों को जानना है। ठीक है, एक एक करके सबको जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए चावल, सबसे पहले क्या है, चावल। मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो कहेंगे मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं वह है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लिखा गया है कि चावल कहाँ कहाँ पर उत्पादन उनका होता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब। ये जो हैं इनके क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल उगाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा चावल के लिए क्या चाहिए, तो चावल के लिए चाहिए अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी चाहिए। तो जहाँ पर भी अधिक गर्मी होगी, जहाँ पर अधिक पानी भी होना चाहिए, गर्मी भी हो और पानी भी हो, और वहाँ पर उपजाऊ चिकनी मिट्टी हो, वहाँ पर चावल होता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। लिखा गया है कि भारत, ठीक है, क्या लिखा गया है, भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो आप ये कह सकते हैं चीन का चावल उत्पादन में पहला स्थान है और भारत का जो है वो दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इमेज दिया गया है कि चावल उत्पादक क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो इस तरीके की इमेज बनाए गए हैं वो प्रमुख क्षेत्र में है, ठीक है, और ये निम्न क्षेत्र में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इमेज में, ये आपका काम है। यहाँ आप देखिए चावल की खेती की जा रही है। चावल की खेती में आपको पता ही होगा, पहले रोपाई, पहले धान को एक तरफ एक ही क्यारी में या कहीं पर उगाया जाता है साथ में, फिर उसके बाद जो खेत होते हैं उनको पानी से भरकर एकदम मिट्टी को गीला कर दिया जाता है, फिर इसमें रोपाई की जाती है। ठीक है, रोपाई करने के बाद छोड़ दिया जाता है, पानी समय समय पे भरा जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चला चावल की खेती कैसे होती है और चावल कहाँ कहाँ किन राज्यों में होता है। चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले से उगाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 7,500 वर्ष मतलब 7,500 वर्षों से भी अधिक, प्लस कर दे रहे हैं, इससे अधिक वर्षों से उगाया जा रहा है। अब बात करते हैं गेहूं की। ध्यान रखिए, गेहूं जो है इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहेंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। इन राज्यों में गेहूं होता है। अच्छा, आवश्यक दशाएं क्या हो सकती है इसके लिए, तो कहेंगे आवश्यक जो दशाएं हैं इसके लिए वो है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी। सामान्य वर्षा इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसलिए जो अगर कहीं सिंचाई की आवश्यकता होती है, सामान्य वर्षा होती है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है ना। और लेकिन जब ये पक रहे हो तो उस समय गर्मी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप ठंडी में इसको लगाते हैं तो जब गर्मी स्टार्ट होती है तभी इसको काट लिया जाता है, क्योंकि गर्मी पकते समय गर्मी चाहिए। तो ऐसी दशा होनी चाहिए तब जाकर गेहूं के खेती की जा सकती है। चलिए अब गेहूं के विषय में यहाँ पर जान लेते हैं कि विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं का उत्पादन प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पर आपने ये सीखा कि यहाँ पर भी चीन का जो स्थान है वो पहला स्थान है और भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है विश्व में, जैसा कि चावल के साथ है। लेकिन अगर राज्यों में, भारत में राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।
ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, आप देख भी सकते हैं इस इमेज में, यहाँ से लेकर ये पूरा ये उत्तर प्रदेश है और उसमें ये क्षेत्र जो यहाँ से यहाँ तक ये कलर किया गया है, ये सभी प्रमुख क्षेत्र हैं। हालांकि मध्य प्रदेश भी है, अच्छा खासा उत्पादन करता है, पूरा का पूरा पंजाब हो गया, राजस्थान का ये वाला पार्ट बस है ना, राजस्थान का ये वाला पार्ट बस उत्पादन करता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये सभी क्षेत्र गेहूं का उत्पादन करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। ठीक, अब इस मानचित्र 2.5 यहाँ पर जो दिया गया है, ये भारत में गेहूं उत्पादन, ठीक है, यहाँ पर गेहूं की खेती का बस ऐसे इमेज दिया गया है, तो आप इसको नेट से सर्च कर सकते हैं। मानचित्र संख्या 2.5 में गेहूं उत्पादक राज्य दिए गए हैं। इसे देखकर भारत के मुख्य गौ और गेहूं उत्पादक राज्यों की सूची बनाइए। बताइए कि इन राज्यों में कैसी वर्षा होती है। आप इससे वर्षा का भी अनुमान लगा सकते हैं। अपने आसपास के गांव या कस्बे में खेतों में चावल गेहूं की फसल देखिए, ये फसलें कैसे उगती हैं, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये किताब है, मैं किताब का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो जो क्लास में टीचर होंगे वो अपना एक्सप्लेनेशन बच्चों के साथ करेंगे। अगले पॉइंट पे चलेंगे और अगला हमारा जो पॉइंट है वो हमारा है दाल। क्या है? दाल। एक मिनट। दाल के लिए जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वह है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये दाल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, अच्छा, दाल को उगाने के लिए क्या दशाएं चाहिए? तो प्रत्येक प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। दाल के लिए कोई खास मिट्टी नहीं चाहिए, कोई भी मिट्टी हो उसमें अच्छी होती है। सामान्य वर्षा होनी चाहिए, कम मेहनत की आवश्यकता होती है, एक बार आपने लगा दिया तो हल्का फुल्का पानी मिल गया तो वो काम हो जाता है। तो सामान्य वर्षा की जरूरत होती है दाल के लिए। अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। और दाल का एक काम हो, जितने भी दाल के पौधे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए पहले आपने अरहर का खेती किया, दाल का खेती किया, तो अरहर के बाद जब आप उसमें किसी अन्य, मान लीजिए गेहूं लगाते हैं, तो गेहूं का जो फसल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो जो फसलें होती हैं दाल की, अगर उनके बाद किसी अन्य फसल का उत्पादन किया जाता है तो वो बहुत ही अच्छी होती हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बना देती है। ठीक है, प्रमुख दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? तो कहेंगे कि अरहर, मटर, चना, मूंग, मसूर तथा खिसारी आदि प्रमुख दलहनी फसलें। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, क्या ये आपका काम है करना कि भारत के रिक्त मानचित्र पर दाल उत्पादक राज्यों को छायांकित कीजिए। स्थानीय समाचार पत्र से हर सप्ताह खाद्यान्नों के बाजार भाव अंश पढ़कर आपस में उस पर चर्चा कीजिए। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लिखा गया है ये आपको अपने से करना है। कैसे करना है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में कहाँ कहाँ पर दाल की फसलें उगाई जाती हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से आपको मानचित्र में अपने से बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब गन्ना की तरफ चलते हैं। देखिए, गन्ना जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं? तो कहेंगे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, है ना, बिहार, झारखंड और गुजरात है। ठीक है, हाँ, ठीक है। आवश्यक दशाएं क्या हैं? तो कहेंगे आवश्यक दशाएं उपजाऊ मिट्टी और गर्म और नम जलवायु चाहिए। गन्ना के लिए गर्म और जलवायु हो, हल्का सा नम जलवायु भी होना चाहिए। तो गन्ना के लिए आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, गुजरात, ये सभी गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर देखिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को दिए गए हैं, जो जितने भी सब क्षेत्र दिए गए हैं ये सभी में गन्ना की खेती की जाती है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा पूरा। चलिए, यहाँ पर गन्ने की खेती है। खेती क्या? गन्ने की फसल को दिखाया गया है यहाँ पर। इस तरीके से गन्ने की फसल आप अच्छे से खेती करने के लिए नेट पर सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट आ गया, सोचिए और बताइए कि आप जिस गुड़ का प्रयोग करते हैं वह किससे बना है। गन्ने से बनाए जाने वाले एक और खाद्य का नाम बताइए। ठीक है, ये आपका काम है कि आपको पता होना चाहिए कि गन्ने से ही गुड़ बनाई जाती है, और जो गन्ने से बनाया जाना एक और खाद्य का नाम चीनी भी गन्ने से ही बनाया जाता है। ये सब आप कह सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं चाय की। किसकी बात करेंगे? कहेंगे सर, तो हम लोग बात करेंगे अब चाय। ये चाय होता है, इसके प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं जैसे असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सब के पहाड़ी के ढाल पर, ध्यान रखेंगे किसके ढाल पर? पहाड़ियों के ढाल पर
तो ये बात आपको इम्पोर्टेंट लगनी चाहिए कि सर पहाड़ियों के तट पे बिल्कुल जितने भी पहाड़ियों के ढाल हैं, जहाँ पर भी पहाड़ी है वहीं पर चाय की खेती की जाएगी और वहाँ ढाल होना चाहिए। अच्छा, दशाएं क्या होनी चाहिए? तो दशाओं में कहेंगे कि अधिक वर्षा और अधिक गर्मी, पहाड़ी ढाल जिस पर पानी न रुके अन्यथा जड़ें गल जाती हैं। तो अधिक वर्षा भी चाहिए। अब देखिए क्या प्रकृति का रहस्यमय चीज़ है ये कि अधिक वर्षा चाहिए, अधिक गर्मी भी चाहिए इसको, सीजन जो मौसम हो, लेकिन ये पहाड़ी की ढाल पे हो क्योंकि जब ज़्यादा बारिश हो तो वहाँ पे पानी रुके ना, नहीं तो इसकी जड़ें जो होंगी वो गल जाएंगी। ठीक है। चाय के विषय में एक संक्षिप्त कहानी है जिसे हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चाय की संक्षिप्त कहानी। विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी। तो आपको दिमाग में आया होगा कि चाय पीनी सबसे पहले शुरू किसने की? चीन के लोगों ने। शुरू शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे औषधीय पेय भी समझा जाता था। उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने वर्ष 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असम चाय की खोज कर ली थी और चाय की बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान या चाय बागाती कृषि कहते हैं। ठीक है। तो इतना सिंपल चीज़ है कि चाय सबसे पहले चीनियों ने शुरू किया था। तो हमारा देश में देखिए ये जो पार्ट ये असम है। क्या है? ये असम है। तो असम में की जाती है खेती। ठीक है, ऐसा समझिए ये पूरा क्षेत्र। तो यहाँ पर चाय और ये सब खेती की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिया गया है ये चाय उत्पादक क्षेत्र है। ये जो ब्लैक यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं जहाँ पर पहाड़ी ढलान है। तो अंग्रेजों ने भी इन सब क्षेत्रों में चाय की खोज कर ली थी और यहाँ पर वो चाय उगाते थे। बड़े बड़े पैमानों पर बाग लगाए जाते थे। यहाँ पर देखिए जैसे ये इमेज दिया गया है, इस इमेज में चाय की पत्तियों को तोड़ती हुई महिलाओं को दिखाया गया। चाय का पूरा बगान, बगान मतलब बगीचा बना दिया गया था। कहवा या कॉफ़ी भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में को भारत के मानचित्र 2.9 में देखकर चाय और कहवा उत्पादक राज्यों की सूची बनाएं। ठीक है, बात समझ में आई? ये देखिए कहवा, जहाँ पर इस तरीके की, ये देखिए ये वाला जो इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफ़ी होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से उगाया जाता है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र हो गया यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर चाय, यहाँ पर भी चाय, ये सभी चाय है, चाय इन सब क्षेत्रों में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है, कहाँ पर चाय। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए मैदानी भागों में चाय की खेती क्यों नहीं होती है? सिंपल चीज़ है, अगर वहाँ पे जो है जल रुक गई तो क्या हो जाएगा? उसके जड़ें सड़ जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि ढलानों पर ही ये खेती की जाती है। ठीक है, पहाड़ी के ढलानों पर आने जाने व फसलों की ढुलाई के लिए बड़े छोटे मार्गों को बनाया गया है। ठीक है, जब पहाड़ी पर होते हैं तो आने जाने के लिए छोटे छोटे बड़े मार्गों को बनाया गया है, छोटे बड़े मार्गों को बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं कपास और जूट की, दोनों को साथ में बात करेंगे। सबसे पहले कपास की बात करें तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, ये सभी कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। और जूट की बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी यहाँ पर जूट उगाए जाते हैं। अच्छा, आवश्यक दशाएं दोनों के लिए सेम है, चाहे आप कपास उगाएं चाहे आप जूट उगाएं, दोनों के लिए आवश्यक दशाएं सेम होती हैं। इनके लिए काली मिट्टी चाहिए, जलवायु जो है वो गर्म और नम होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर वर्षा या सिंचाई का उचित प्रबंध होना चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए, अधिक वर्षा होना चाहिए, गर्म व नम जलवायु चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है दोनों के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर जूट है, जूट के लिए सिर्फ अधिक वर्षा, गर्म व नम जलवायु चाहिए। लेकिन जो कपास है, कपास के लिए काली मिट्टी, गर्म व नम जलवायु, 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा या सिंचाई का उचित प्रबंधन होना चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। लेकिन जूट के लिए अधिक वर्षा चाहिए, गर्म व नम जलवायु चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जूट का पार्ट है ये। ठीक है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे मानचित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो ये जो रेड कलर से यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है ये जूट है। मतलब देखिए ये सब पार्टों में यहाँ पर ये सब जूट उगाया जाता है। और ये जो ब्लैक पार्ट से है ये कपास, यहाँ पर भी पूरा कपास हो रहा है, देख रहे हैं पूरा ये क्षेत्र में कपास उगाया जा रहा है। जितने भी ब्लैक पार्ट से हैं भारत के इन सब क्षेत्रों में कपास उगाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर आपको बताना है कि कपास हमारे किस किस काम आती है और जूट से क्या क्या बनाया जाता है। ये आपका काम है। देखिए, जो यहाँ पर वर्क दिया जाए उसको ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करें, पूरा करें। इसका कारण ये होता है कि यदि आप इसको पूरा करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी। कपास हमारे लिए किस लिए उपयोगी होता है, इससे क्या क्या बनाया जाता है, जूट से क्या क्या बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है, दिया गया, उसको ध्यान से समझिए। राष्ट्रीय आय क्या होता है, नकदी फसल क्या होता है, इन दोनों के विषय में जानिए। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का सकल मतलब कुल मूल्य होती है या किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। राष्ट्रीय आय का मतलब, जैसे आप ऐसे समझिए कि आपके घर में मान लीजिए आपके पिताजी 30,000 रुपया महीना कमाते हैं। तो अगर ये इनका कुल इनकम है, कुल आय उनका कितना है 30,000। अब ये घर पे पूरा जो परिवार है, मान लीजिए घर में 5 लोग हैं, इन परिवार पे कुल खर्चा जो उनका हो जाता है वो मान लीजिए 15,000 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो कहेंगे 15,000 हो जाता है। ठीक है, तो बचा कितना, 15,000। तो यही जो आप आय कितना है, आया कितना, गया कितना, इन सबको मिलाकर जितना बच रहा है, तो साल भर में जो भारत देश की आय, उसके दौरान कितने वस्तुओं के उत्पादन हो रहा है, कितना सेवा हो रहा है, तो कुल कितनी मूल्य हो रही है, ये 30,000। यही होता है राष्ट्रीय आय। ये जब देश के लिए होता है तब। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने परिवार को लेकर समझा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। और किसी देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही राष्ट्रीय आय ही तय करती है। नकदी फसल दूसरों के उपयोग अर्थात बेचने के लिए उत्पादित फसलों के नगद आय की प्राप्ति होती है। उसका उपयोग कृषक स्वयं नहीं करता है, इसका उपयोग कृषक नहीं करता है, तो नकदी फसल होता है। जो फसल, सिंपल समझिए, जो फसल बेचने के लिए आप उगाते हैं वो नकदी फसल होता है। ठीक है, विशिष्टीकृत शब्दावली है कुछ यहाँ पर देखिए। इसके बाद अभी और है चैप्टर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मत सोचिएगा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर क्या होता है। ध्यान देखिए कि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब खेती करना, चाहे उसमें पशुपालन हो, चाहे फसलों को उगाना हो, चाहे मिट्टी की जुताई हो, कोई भी पशुपालन का विज्ञान हो, मत्स्य पालन हो, कुछ भी हो, उस एग्रीकल्चर में आता है। पीसीकल्चर, व्यावहारिक स्तर पर मत्स्य पालन को पीसीकल्चर, तो मत्स्य पालन जहाँ पर किया जाता है उसे पीसीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, सिल्क या रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। व्यापारिक स्तर पर अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है ना। फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। और जमीन पर फैलने वाली लतादार जो सब्जियों की कृषि होती है, जैसे मान लीजिए आपका ये तरोई हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया, इन सब की खेती करने को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। ये याद रखना है, बहुत सारे एग्जामों में पूछता भी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है बात की, आपने कभी खेती करने वाले व्यक्तियों से जानने का प्रयास किया है कि उन्हें कृषि कार्य में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। आइए जानें। कभी बाढ़ आने पर तो कभी सूखा आने पर खेती नष्ट हो जाने का भय रहता है। अच्छे बीज और खाद समय से नहीं मिलने की समस्या भी सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के कारण किसानों को कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है। कभी कभी पशुओं में बीमारी फैलने से कृषि कार्य बाधित हो जाता है। नहरों में समय से पर्याप्त पानी न होने पर फसल उत्पादन में प्रतिकूल उल्टा प्रभाव पड़ता है। यही सब हमारी कृषि की समस्याएं हैं। किसान को हमेशा डर लगा रहता है, अगर वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है तो लगा तो बाढ़ ना आ जाए, सूखा न पड़ जाए, बीज अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाद समय से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, है ना। और जो है कभी हमारे पशु ना बीमार पड़ जाए और इसके जो है कीड़े न लग जाएं फसल में, नहर में पानी समय से आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसान को हमेशा टेंशन में रखती है। यही सब समस्याएं होती हैं। ठीक है, क्या इसके अतिरिक्त कोई भी कृषि संबंधी समस्या नहीं है जिसका आपके क्षेत्र लोगों को सामना करना पड़ता है? तो ये पता कीजिए, आप जाकर पता करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय कृषि नीति दिया गया है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिए कि भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है। ऐसे विकास को प्रोन्नत करना जिसमें हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में फसलों के
बीमाकरण, जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना एवं कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण सुनिश्चित करना इन नीति के प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। कृषकों को अपने व्यवसाय से संबंधित कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं। अगर किसानों को अपने व्यवसाय संबंधित समस्या आ रही है तो इन कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है, ध्यान से देखें। पहला ये कि पैदावार की उचित दर प्रदान करने के लिए अनाज फसलों की खरीद का न्यूनतम दर निश्चित की जाती है। कम से कम आप इतने में तो बेचेंगे ही बेचेंगे, ठीक है। खरीदने बेचने हेतु मंडियों और विपणन केंद्रों की स्थापना की गई है। और आगे क्या है, खाद्य संरक्षण के लिए गोदाम शीत घरों की स्थापना की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार की फसल बीमा योजनाओं का संचालन किया जाना, ठीक है। आप किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी करके शिक्षक से उस पर चर्चा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारा जो पॉइंट है वो चकबंदी, ठीक है। आपने अपने घर या आसपास पड़ोस में चकबंदी की बात सुनी होगी। क्या आप जानते हैं कि चकबंदी क्या है? चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ आइए जानें। नीचे के चित्र में देखिए कई रंग खाने बने हैं। मान लीजिए कि एक रंग चौकोर खाने से एक व्यक्ति के इधर उधर खेत बिखरे हैं, ठीक है। जैसे बताते हैं, आगे समझिए। सात के सादे खानों में अलग अलग व्यक्तियों के बिखरे खेतों को मिलाकर एक जगह किया गया, ठीक है। आपने देखा कि बिखरे खेत एक जगह करने पर एक व्यक्ति के खेत एक साथ होने से बड़े बड़े खेत हो गए। इसे ही चक काटना कहा जाता है। चकबंदी द्वारा इधर उधर बिखरी खेतों के जमीन को बराबर खेत किसानों को एक स्थान पर दिया जाता है। अपने पास पड़ोस वालों से पूछिए कि उन्हें चकबंदी से क्या क्या लाभ हुआ है। तो चकबंदी का सिंपल सा मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे जोतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती है, साथ ही साथ लागत भी ज़्यादा लगती है। इसलिए चकबंदी द्वारा किसानों को दूर दूर बिखरी जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है। सिंपल सा बात समझिए। जब तक ये खेती यहाँ पर हो जाती थी, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका ये जो पीला कलर है, मान लीजिए एक व्यक्ति यही है, इसका खेत 4 जगह पे है। जब धान की खेती होगी तो जाहिर सी बात है पहले वो यहाँ पे जुताई करवाएगा, फिर ट्रैक्टर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ। अब उसको जब सिंचाई करनी होगी तो एक बार यहाँ पे सिंचाई कराएगा, फिर मशीन लेके जाएगा, यहाँ पे सिंचाई करवाएगा, फिर यहाँ सिंचाई करवाएगा, फिर यहाँ, तो 4 जगह जाएगा। फिर उसके बाद जब फसल पकेगी, पकने के बाद एक बार यहाँ कटवाएगा, एक बार यहाँ पर, तो 4 जगह उसको 4 काम करने पड़ेंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया कि इस सभी भागों को उठाकर यहाँ पर उसको एक साथ ही दे दिया चारों को। अब आप ये समझिए कि जब चारों पार्ट यहाँ पर मिल गए, है ना, यहाँ पर ये देखिए उसके एक मिनट येलो है तो येलो ही बना देते। तो इसके अब ये येलो वाले पार्ट जो है अब ये यहाँ पर मिल गए। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब यहाँ पर व्यक्ति को मिला तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर जब वो खेती करेगा तो एक साथ ही फसल बो सकेगा, एक साथ ही सिंचाई कर सकेगा, एक साथ फसल कटवा सकेगा, एक ही जगह पे सारे फसल कटने के बाद उनकी जो है थ्रेसरिंग हो सकेगी, एक साथ ही फसल को वो अपने घर ले जा सकता है, बेच सकता है। तो सारी चीज़ें क्या होगी, सुविधाजनक होगी। 4 जगह उसका काम जो है बिखर गया था उसको सही करा दिया गया। तो किसानों की दूर दूर की बिक्री की जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाना ही चकबंदी होता है। आगे बढ़ते हैं, सिंचाई। देखिए सिंचाई, आप कभी अपने घरों पर गमलों या पौधों में पानी तो डालते ही होंगे। क्या आप अपने किसानों को खेती की सिंचाई करते देखा है? अब देखिए यहाँ पे सिंचाई के विषय में दिया गया है, ध्यान से देखिए। तो ये जितने भी हरे पार्ट वाले हैं, ये जो हरे पार्ट, जितने भी आपको हरे पार्ट दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर पूरे मैप में देख लीजिए, पूरे मैप में जितने भी हरे पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी नहर से सिंचाई होते हैं। और जो ये दो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, ये तालाब और कुएं से सिंचाई होती है ना, जितने भी लाल पार्ट दिखाई दे रहे हैं। और नहर तो आपको दिखाई दिया। प्रमुख सिंचाई परियोजना, जो ये लाइन खींची गई है, ये सभी की सभी क्या है, प्रमुख सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इमेज को आप अपने से देख के समझ सकते हैं। तो सिंचाई के स्रोत में अगर आप बात करें, सिंचाई के स्रोत में तो कुएं हो गए, तालाब हो गए, नलकूप हो गया, नहर हो गया और अन्य स्रोत में आते हैं। तो परसेंटेज की बात अगर हम यहीं पे करें, ठीक है, परसेंटेज की बात हम यहीं पे कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर दिया गया है, परसेंटेज की बात यहीं पे करेंगे। तो नहर से 23
कितना 23.66%। नहर से कितनी सिंचाई की जाती है तो कहेंगे 23.66% की जाती है। अच्छा, और नलकूप से 46.22% किया जाता है नलकूप से, ठीक है। और जो अन्य कुएं से 16.60% और 11% अन्य खेती की जाती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत में वर्षा की मात्रा और समय दोनों ही अनिश्चित व असमान है। मतलब कभी भी वर्षा हो सकती है, कभी भी जो होता है सूखा पड़ सकता है, इसलिए असमान और अनिश्चित कहा गया है यहाँ पे। साल में अच्छी फसल और एक से अधिक फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। कुएं और तालाब सिंचाई के प्राचीन साधन है। कुएं और तालाब जो है बहुत ही पहले से सिंचाई होती चली आ रही है। दक्षिण के पठारी भागों में तालाब अधिक हैं। आजकल अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूप बनाए जाते हैं। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नहरें बनाकर सिंचाई की सुविधा की गई है। देश में विभिन्न घाटी परियोजनाओं के नहरें निकाली गई हैं। उत्तर भारत में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। अपने देश में सिंचाई के साधनों का यहाँ पर जो वितरण किया गया है वो इस चित्र में समझाया गया है। यहाँ आप देखिए, अगर आप इस चित्र में आराम से देखें तो ये जो लाल कलर से, लाल रंग से बनाया गया है, ये पूरा पार्ट, इतना पार्ट, अगर ये मान लीजिए पूरा गोला भारत का पार्ट है तो इतना पार्ट जो है वो नलकूप और कुआं से सिंचाई होता है। और ये जो पार्ट है ये तालाब से सिंचाई होता है। और नहर से जितना हरा क्षेत्र है वो पूरा नहर से सिंचाई होता है। और ये जो येलो कलर से है, पीला कलर से है, ये अन्य, मतलब जैसे किसी अन्य सिंचाई साधन से यूज किया जाता है। अब यहाँ चलते हैं क्रियाकलाप है, इसको करके आप देखिएगा। क्या करके देखना है कि आपके गांव के आसपास खेतों में किस नहर सिंचाई के लिए पानी आ रहा है उसका नाम पता कीजिए, ठीक है। एक सवाल यहाँ पर आता है कि दक्षिण भारत में तालाब क्यों अधिक है? दक्षिण भारत में तालाब क्यों अधिक है? देखिए, आजकल सिंचाई की नवीन पद्धति ड्रिप मतलब टपका सिंचाई और स्प्रिंकलर छिड़काव सिंचाई भी प्रचलित हो रही है। आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा इस तरीके के इमेज में कि जैसे मान लीजिए खेत है तो यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे पाइप खड़े हुए होते हैं जिसमें से ऐसे फुहारा जैसा निकलता रहता है। जरूर आपने देखा होगा स्कूल जाते समय, स्कूल से आते समय, तो ये पूरे खेत में पानी की तरह फैल जाता है। उसी को कहा जाता है स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई, आप समझ सकते हैं ड्रिप। तो ड्रिप का मतलब होता है टपक टपक के जो बूंद की तरह निकलता है। स्प्रिंकलर का मतलब होता है छिड़काव, स्प्रे की तरह। सामान्यतः बागानी फसलें जैसे फल फूल साग सब्जी आदि की सिंचाई टपक पद्धति के द्वारा की जाती है। धीरे धीरे बूंद बूंद करके इसमें पानी निकलता रहता है। जबकि खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं मटर इत्यादि फसलों की सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा की जाती है। यह दोनों पद्धतियां भारत में मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रयोग की जाती हैं। इन सिंचाई पद्धतियों से सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसलें अच्छी होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर पद्धति का क्यों ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा है हरित क्रांति। अब हम लोग बात करेंगे हरित क्रांति पर, ठीक है। किसकी बात करेंगे? हरित क्रांति पर। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गैड ने किया था। ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति का शब्द जो है ये डॉक्टर विलियम गैड ने किया था। हरित क्रांति किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे कृषि उत्पादन से, गेहूं हो गया इससे संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो कहेंगे दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? कहेंगे तिलहन हो गया, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित? कहेंगे आलू उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? कहेंगे झींगा उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? कहेंगे उर्वरक उपभोग से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों का समेकन है। ये सदाबहार क्रांति ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्रांति की गई थी। तो गेहूं की क्रांति उस समय जब हुई तो उसे हरित क्रांति कहा गया। तो हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन संबंधित होता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हरित क्रांति की जो है मुख्य बातें। अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा।
है ना, अधिक बढ़ावा बढ़ाने के लिए क्या होने लगा, सुधरे हुए उन्नत बीजों का, अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण सोना, हीरा तथा धान की किस्मों जैसे IR, ताइचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती किस्मों का विकास का उपयोग किया गया। रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन जो है बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, इसमें सनई ढैंचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली का, जो नीम का जो फल होता है उसका खाद, रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि का प्रयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहर, तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। तो इन सब के प्रयोग द्वारा उत्पादन में बढ़ाने में प्रयास रहा ही, और हरित क्रांति इस तरीके से फला फूला। ठीक है, यहाँ पर एक हरित क्रांति का जो दूसरा पहलू है दिया गया है, ध्यान समझिए कि रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार बढ़ी है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। भोजन चक्र में जिस प्राणी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, यह रसायन उसको प्रभावित करता है ना। DDT का प्रयोग चारे के माध्यम से गाय तक, फिर उस गाय के दूध के माध्यम से उसे पीने वाले प्राणी तक पहुँच जाता है। इसमें से कुछ रसायन ऐसे हैं जो घातक बीमारियों को जन्म देते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं तथा मिट्टी और जल स्रोत को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का लिखा हुआ है, खेती के लिए जैविक खाद सर्वोत्तम खाद है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ कि खेती के लिए जैविक खाद सर्वोत्तम खाद है। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है भारत खनिज एवं संपदा, यह हम लोग अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसका जो अभ्यास है ये किसी और लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज यह हमारा जो चैप्टर था पार्ट नंबर 2, यह हमारा कंप्लीट हो गया, कृषि एवं सिंचाई। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।